बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर सबा सईद। बच्चों, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था डेंजरस ड्रग एक्ट, तो उसका ये एक पोर्शन हमारा मैंने इंटेंशनली इसको सेकंड लेक्चर में रखा था क्योंकि ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट है और मैं चाह रही थी कि हम इसको एक अच्छी रिवीजन दें। आई होप आप लोगों ने सब ने जो प्रीवियस लेक्चर है वो सुना भी होगा, उसको समझा भी होगा। तलहा का एक क्वेश्चन था कि इंटरनल ट्रैफिकिंग क्या होती है। बच्चे, इंटरनल ट्रैफिकिंग ये होती है कि जो मुल्क के अंदरूनी मामलात होते हैं रिलेटेड टू ड्रग्स, कि ड्रग्स किस तरह जो है वो मुल्क में या प्रोविंसेस के दरमियान में वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, कैसे आती जाती हैं, या उनके ऊपर कोई लेबल होता है बाकायदा नहीं होता, कौन उनको देख रहा होता है। अगर मेडिसिनल पर्पस के लिए भी ड्रग्स जो हैं वो एक शहर से दूसरे शहर में जा रही हैं तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये इंटरनल ट्रैफिकिंग को देखे। ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये इंटरनल ट्रैफिकिंग को देखे कि ड्रग्स जो हैं वो कितनी क्वांटिटी में कौन सी इंडस्ट्री से कौन सी इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, या कहाँ से किसी लैब में या किसी एनालिसिस के लिए या किसी रिसर्च पर्पस के लिए अगर कोई ड्रग जो है वो यूज़ हो रही है तो उसकी कितनी क्वांटिटी है, कहीं वो मिसयूज़ तो नहीं हो रही, कहीं वो ऐसे हाथों में तो नहीं है जो उसका गलत इस्तेमाल करें। तो ये सब कुछ बच्चे आता है इंटरनल ट्रैफिकिंग में। तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दैट। एक हम ओवरव्यू दे लेते हैं अपने डेंजरस ड्रग एक्ट को, उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ क्या हैं। बच्चे, डेंजरस ड्रग एक्ट में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि डेंजरस ड्रग एक्ट होता क्या है। ये होता है जी एन एक्ट टू सेंट्रलाइज इन्वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट द कंट्रोल ओवर सर्टेन ऑपरेशंस रिलेटिंग टू डेंजरस ड्रग्स एंड टू इंक्रीज एंड रेंडर यूनिफॉर्म थ्रू आउट पाकिस्तान द पेनल्टीज फॉर offences relating to such operations। कि डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस लिए आया? इसलिए आया कि गवर्नमेंट के इख्तियारात को बढ़ा सके और उसके लिए मखसूस कर सके कि अगर कोई जो स्पेसिफाइड ड्रग्स हैं, जिस तरह ये कोकोआ था, हेम्प था, ओपियम था, इससे रिलेटेड कोई ऑफेंस करता है तो उसकी पेनल्टीज़ क्या होंगी। तो ये सारे इख्तियारात इस एक्ट के तहत कौन सी गवर्नमेंट के पास आ गए जी? फेडरल गवर्नमेंट के पास आ गए। उसके बाद इसका जो सेक्शन 1 था उसमें ये बताया गया कि जी शॉर्ट टाइटल इसका डेंजरस ड्रग एक्ट है, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1930। उसके बाद जी इसकी डेफिनेशंस में क्या था? कोका लीफ था, उन्होंने ये बताया था कि कितनी क्वांटिटी में अगर होगा कोका लीफ तो ये ऑफेंसिव होगा जी, 0.1% अगर होगा तो। उसके अलावा इसके डेरिवेटिव्स थे बच्चे, हेम्प थी, हेम्प की भी इन्होंने क्वांटिटी बताई थी। ओपियम की क्वांटिटी वाज क्वाइट डिफरेंट, दैट वाज 0.2%। और उसके बाद इन्होंने ये बताया था कि मैन्युफैक्चर ड्रग्स क्या होती हैं। फिर हमने देखा था कि जो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इन लिक्विड प्रेपरेशंस, ये ऊपर तो हमारे पास दूसरी डोजेज फॉर्म की उन्होंने परसेंटेज बताई थी, तो वो कहते हैं जी लिक्विड डोजेज फॉर्म में जितनी भी इसकी परसेंटेज डलेगी ये भी फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 2 था इसी डेंजरस ड्रग एक्ट का, दैट इज़ प्रोहिबिशंस एंड कंट्रोल। कि किसी को भी ये अलाउ नहीं है कि वो गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर इन डेंजरस ड्रग्स को कल्टीवेट कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सके। हमारे दही इलाकों में, हमारे विलेजेस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है बच्चे। एक तो ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है डेंजरस ड्रग एक्ट्स की, दूसरा ये अवेयरनेस भी नहीं है। एक तो बड़ा फैक्टर अवेयरनेस का है कि लोगों को नहीं अंदाज़ा होता कि इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इससे माशरे में क्या बुराइयां फैल रही हैं। तो कहते हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करे कि कोई पॉपी और ये पोस्ट और इस तरह की चीज़ें जो है वो कल्टीवेट तो नहीं कर रहा अपने ओन पे। उसके बाद उन्होंने कहा कि लाइसेंस के बगैर किसी भी ऐसी ड्रग की ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा मैन्युफैक्चर को। सेक्शन 7 में बताया गया कि कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ओवर ऑपरेशंस एट लैंड एंड सी फ्रंटियर्स, कि हमारे जो ज़मीनी रास्ते हैं और जो समंदरी रास्ते हैं इन सब की सर्विलेंस किसके अंडर आएगी? इस सब की सर्विलेंस बच्चे अंडर आएगी फेडरल गवर्नमेंट के। फेडरल गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि कोई इस तरह का गैर कानूनी काम अब हमारे मुल्क की हदूद में नहीं हो रहा। उसके बाद जी है कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओवर इंटरनल ट्रैफिक इन मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स एंड कोका लीफ, ये सेक्शन 8 है। उसके बाद है जी सेक्शन 9 कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओवर एक्सटर्नल डीलिंग इन डेंजरस ड्रग्स, कि कोई एक्सटर्नल डीलिंग तो नहीं कर रहा डेंजरस ड्रग्स को। ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है ये सारी एक्सटर्नल डीलिंग्स में आती है।
चैप्टर नंबर 3 बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये क्लास में हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, इसका मैं आपसे बाकायदा टेस्ट भी ले चुकी हूँ। हम इसको एक रिवीजन दे लेते हैं और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 4। बच्चे सेक्शन नंबर 4 क्या था इसका सेक्शन नंबर 4 था प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन ऑपरेशंस, कि अगर कोई बंदा, अब सेक्शन 4 में ये लिखा हुआ है कि किसी को इजाज़त नहीं है कि वो कोका प्लांट कल्टीवेट करे, ओपियम मैन्युफैक्चर करे या ओपियम इंपोर्ट करे या एक्सपोर्ट करे। तो वो कहते हैं कि अगर कोई सेक्शन नंबर 4 जहाँ पे कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग को फॉरबिडन किया गया है, अगर कोई इसको फिर भी करता है तो उसकी क्या सज़ा है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ। या तो उसको जी इम्प्रिजनमेंट होगी, जेल होगी उसको 2 साल के लिए, या उसको फ़ाइन होगा। और या ये हमारी जो है वो लेजिस्लेटिव ब्रांच की मर्ज़ी है कि हमारी ये जुडिशरी की मर्ज़ी है, उसको इम्प्रिजनमेंट भी कर सकते हैं, उसको फ़ाइन भी कर सकते हैं। हूएवर, जो कोई भी possess 10 gram heroin or cocaine or 1 kilogram opium or coca leaf shall be punished with imprisonment for life or not less than 2 years with fine। वो कहते हैं कि अगर किसी भी बंदे से 10 किलो हीरोइन और 1 किलो ओपियम बरामद हो जाता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगी, उसको सज़ा मिलेगी। क्या मिलेगी उसको सज़ा? कि जी उसको कैद होगी, कैद पूरी ज़िंदगी के लिए, और नॉट लेस देन 2 years विद फ़ाइन। और अगर 2 साल के लिए, या तो पूरी ज़िंदगी के लिए उसको सज़ा हो सकती है, और अगर 2 साल के लिए होती है तो साथ उसको जुर्माना भी होगा। तो आप ये देखें कि जहाँ पे पूरी ज़िंदगी के लिए कैद हो रही है, अगर वो 2 साल कैद हो रही है तो उसमें जुर्माना कितना ज़्यादा उसके ऊपर लगेगा, फ़ाइन उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लगेगा। और ये फ़ाइन अगर हमारे लॉ में फ़िक्स नहीं है कि कितना लगेगा, तो बच्चे ये इस तरह होता है कि अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन स्मगलिंग कर रहा हो तो उसकी एहसासात जो है वो देखे जाते हैं, जुडिशरी वो देखती है कि ये कितना इन्फ्लुएंशियल है, इसकी कितनी प्रॉपर्टी है, ये कितना फ़ाइन दे सकता है, उस हिसाब से उसको जुर्माना होता है। और बाकी कुछ इस तरह होता है, ये जो गरीब लोग होते हैं बेचारे, ये जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि वो जेल में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि बच्चे उनकी ज़िंदगी वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल में होती है। वो लोग फिर अपनी लिविंग के लिए समटाइम्स ये स्मगलिंग वगैरह इस तरह करते हैं, तो जुडिशरी फिर क्या करती है, फिर उनको सज़ा होती है, लेकिन वो ऑब्वियसली कंपनसेट होती है, या तो फ़ाइन बहुत ज़्यादा हो जाता है या सज़ा बहुत ज़्यादा हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये हमारी जुडिशरी डिसाइड करती है। Traffic in heroin, cocaine, opium or cocoa leaf shall be punished with death or with imprisonment for life or not less than 5 years with fine। कहते हैं कि अगर कोई भी हीरोइन, कोकेन और ओपियम की ट्रैफिकिंग, मतलब कि उसको ट्रांसपोर्ट करना, तरसील करते हुए पकड़ा गया, तो या तो उसको जो है सज़ाए मौत होगी, या उसको पूरी ज़िंदगी के लिए कैद होगी, या उसको कैद होगी 5 साल से कम की तो बिल्कुल भी नहीं है, और उसको फ़ाइन भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑफेंस किस नौयत का है। वही जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ लोग अनइंटेंशनली ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको कहते हैं कुछ, ये बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आजकल। लोग कहते हैं जी हमारा सामान है, आप बाहर जा रहे हैं, हमारे फ़लाँ रिश्तेदार को देना है, हमारा सामान ले जाएं। वो लेटर स्टेजेस पे जब वो सामान खुल के सामने आता है, उसके अंदर ड्रग्स होती हैं, पैकेट्स होते हैं। समटाइम्स ये होता है कि ह्यूमंस को, इंसानों को किडनैप कर लेते हैं, फिर उनकी बॉडी में ड्रग्स जो हैं वो पैक करते हैं। फिर सम टाइम ये होता है कि वो ड्रग्स फट जाती हैं, फिर बाद में डिस्कवर होता है कि इनके अंदर ड्रग्स थी। कुछ लोग सोक करते हैं ब्लैंकेट्स को ड्रग में, फिर उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। देयर आर अ लॉट मोर ऑफ टेक्निक्स, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं बच्चे ट्रैफिकिंग की। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी गवर्नमेंट पे हैं कि वो किस तरह कंट्रोल करती हैं, कैसे पॉलिसीज़ बनाती हैं। फिर आ जाता है जी पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 5। अब सेक्शन नंबर 5 हमारे पास क्या है? कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ओवर प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। कि फेडरल गवर्नमेंट में देखना है कि कोई ओपियम प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा, किसी के कोई घर में तो नहीं ओपियम लगा के बैठा हुआ, या किसी ने अपनी ज़मीनों में तो ओपियम नहीं लगाई हुई। तो वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा कल्टीवेट करते हुए ओपियम पकड़ा गया तो उसको 2 साल कम से कम सज़ा है, या फ़ाइन है, या दोनों।
ये सज़ा भी मिल सकती है और फ़ाइन भी उसके ऊपर लग सकता है, जुर्माना भी उसको हो सकता है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 6। अब सेक्शन 6 क्या था जी? कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ओवर मैन्युफैक्चर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स। सबसे पहले तो ये देखें कि डेंजरस ड्रग एक्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स कौन सी हैं? वो वाली ड्रग्स जो मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो वो कहते हैं कि कोई भी अगर इसको कॉन्ट्रावीन करता है सेक्शन 6 को, तो इसको क्या है, 2 साल के लिए सज़ा है और फाइन है या बोथ है। उसके बाद है जी पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 7। सेक्शन 7 हमारे पास क्या है? कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ओवर ऑपरेशन एट लैंड एंड सी फ्रंटियर्स। तो कोई भी बंदा अगर हमारी ज़मीनी या हमारी समंदरी हदूद में इस डेंजरस ड्रग एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी क्या सज़ा है? उसको या तो सज़ाए मौत हो सकती है या ताउमर उसको कैद हो सकती है विद फाइन। के जो पर्सन हमारी ज़मीनी और समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करेगा उसकी सज़ा बच्चे सज़ाए मौत है। उसके बाद है पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी कौन सी है जी? सेक्शन 8 है क्या? सेक्शन 8 है हमारे पास कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओवर इंटरनल ट्रैफिक इन मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स एंड कोका लीफ। अगर कोई मुल्क के अंदर इसकी खिलाफ वर्जी करता है, मुल्क के अंदर इसको ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करता है, तो फिर उसकी क्या सज़ा है? उसकी सज़ा है जी 2 साल तक उसको कैद हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। Punishment for allowing premises to be used by other person for the commission of an offence। ये कहते हैं ना किसी को बचाना या किसी को अपनी हदूद देना, अपनी जगह देना कि जी ये लें आप मेरी ज़मीन पे काश्त कर लें, पोस्ट काश्त कर लें, हेम्प काश्त कर लें। बच्चे ये भी हमारे लॉ के मुताबिक जो है वो इलीगल है, तो इसकी भी सज़ा है, इम्प्रिजनमेंट है 2 साल की या फ़ाइन है या बोथ। 16 ओमिटेड है, ये आपका बीच में इंक्लूड नहीं हुआ। ओमिटेड का मतलब ये होता है कि इसको नहीं आपके सिलेबस में ऐड किया गया, हज़फ किया गया इसको। उसके अलावा है सेक्शन 17 इन्हांस्ड पनिशमेंट फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 15 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। वो कहते हैं कि अगर एक दफ़ा जी इसके बाद है बच्चे कि अगर ये 15 को जो हमारा 15 सेक्शन था, एक दफ़ा वो एक जो मुजरिम है वो अपने प्रेमिसेस को यूज़ करने के लिए दे देता है किसी को, और वो दोबारा सज़ा याफ्ता होने के बाद दोबारा अपने प्रेमिसेस किसी को देता है इस तरह की कल्टीवेशन के लिए, तो फिर उसकी सज़ा क्या होगी? डबल हो जाएगी। पहले 2 साल है तो अब कितनी हो जाएगी? 4 साल हो जाएगी। वो कहते हैं जी सिक्योरिटी फॉर एब्सटेनिंग फ्रॉम कमीशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस द कोर्ट मे गेट बॉन्ड फॉर एब्सटेनिंग फ्रॉम द कमीशन ऑफ द ऑफेंस फ्रॉम अ पर्सन पनिश्ड अंडर सेक्शन 10, 12, 13 और 14। ये बच्चे वही है जो ज़मानत कराना और मसले के जमा कराना होता है कि गवर्नमेंट जो है, जो हमारी कोर्ट है, वो सिक्योरिटी मांगती है कि जी आप क्या ज़मानत देते हैं कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी। तो ये तरीक़ाकार भी सेक्शन 18 में बताया गया है। उसके अलावा 19 क्या है? पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 9। जो सेक्शन 9 है अगर उसकी खिलाफ वर्जी हो तो सेक्शन 9 वाज कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओवर एक्सटर्नल डीलिंग इन डेंजरस ड्रग्स। अगर कोई बंदा पाकिस्तान के बाहर ड्रग को सप्लाई करता है तो फिर उसकी सज़ा क्या होगी? फ़ाइन अप टू 1000, उसको 1000 रुपया जुर्माना होगा। अटेम्प्ट्स, कोशिश करना, whoever attempts to commit an offence shall be punished with punishment provided for the offence। बच्चे जुर्म की कोशिश करना भी जुर्म के अंडर आता है। वो कहते हैं ना कि कत्ल की कोशिश की गई है, कत्ल हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुजरिम को छोड़ दें। उसने इतनी जुर्रत तो की है ना कि कत्ल की, अटेम्प्ट टू मर्डर किया, तो ये भी हमारे लॉ में जो है ना ये ऑफेंस है, तो इसकी भी जो सज़ा है वो फिर जुर्म के मुताबिक जो है वो जुडिशरी डिसाइड करती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। डेंजरस ड्रग एक्ट में आपने वही है कि आप अच्छे देखें, डेफिनेशंस देखें अच्छे से, कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं आपको क्लियर होना चाहिए। हेम्प इज़ भंग,
फिर कोकोआ क्या होता है, वो लीव्स, मैंने उनकी वो पिक्चर्स आपसे लास्ट लेक्चर में शेयर की थी। इसको एक अच्छे से रिवीजन दें, इसको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, सारे लेक्चर को अपने नोट्स से देख के अपने शॉर्ट नोट्स इस तरह बनाएं कि आपको पेपर में वो हेल्पफुल हों। आपको पेपर में जब रिवाइज़ करें बच्चे, वो इतने लेंथी नोट्स आप रिवाइज़ नहीं कर सकते, तो अपनी शॉर्ट कीज़ बनाएं, उसको मेमोराइज़ करें और उसको फिर रिप्रोड्यूस करें पेपर पे, तो इट वुड बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर योर रिटन एग्ज़ाम। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।